वाला पोर्टफोलियो मैं अमित का लेकर आ रही हूँ। इनकी एज है 40 और इन्होंने लिखा है कि हमारे शो से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है मार्केट को समझने में। थैंक यू अमित, आई होप आज की बातचीत भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अब देखते हैं इनका पोर्टफोलियो 20 साल के नज़रिए से ये सिप कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 4 लाख पहुँच गई है। 16 फंड्स हैं इनके पास और अब इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 92 लाख है। सॉरी, आई थिंक ये 4 लाख की क्या सिप कर रहे हैं क्या? मंथली सिप वैल्यू 4 लाख है, सॉरी मंथली सिप वैल्यू 4 लाख है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 92 लाख है। टारगेट है रिटायरमेंट। पीएफ और पीपीएफ की वैल्यू 3 करोड़। 2 करोड़ का इनके पास जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस 5 करोड़ का है। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 25,000 की सिप चल रही है। जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 25,000। कोटक का मल्टी कैप 25,000 यहाँ पर। HDFC का मल्टी कैप 25,000। ICICI का लार्ज एंड मिड कैप 25,000। सभी में 25,000 की अमाउंट है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप अगेन 25,000। अगली स्कीम है ईडलवाइज की मिड कैप। बंधन का स्मॉल कैप। निपॉन का मल्टी एसेट। DSP का मल्टी एसेट। पराग का डायनामिक एसेट फंड। जियो का आर्बिट्राज फंड। फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड और उसके बाद है कोटक का ओवरसीज क्वालिटी फंड। ओके, प्लस फिर है मोतीलाल का एक्टिव मोमेंटम फंड। SBI का गोल्ड फंड और कुछ पैसे ये आर्बिट्राज फंड में रखते हैं। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वहाँ पर वो लमसम जो है ऐड करते हैं, जो उनके सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। और ये इनका कोर पोर्टफोलियो जिसमें 25-25 हज़ार की सिप चल रही है। 4 लाख की सिप कर रहे हैं। 4 लाख की सिप करने वाले बहुत कम लोग दिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छे। अमित, क्या कहेंगे आप? हर्ष, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? तो वेल प्रियंका, देखिए अप्रोच बहुत अच्छी है। वो बहुत क्लियर है कि भाई मैं 4 लाख रुपए महीने की कर रहा हूँ, मुझे एडिशनल 20 साल है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। वो खुद 40 साल के हैं, तो ये क्लियरली रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी तरह ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस अच्छा खासा ले रखा है। तो जो अप्रोच है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो बहुत अच्छा है। अब सिर्फ एक पॉइंट मुझे बताना था कि आप बेशक 4 लाख रुपए की SIP कर रहे होंगे, लेकिन आपको 16 फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई भी एक स्कीम में लगाते हैं, लाइक उदाहरण के रूप में इनके पास फ्लेक्सी कैप में 2 स्कीम है, मान लीजिए मल्टी कैप में 2 है, लार्ज एंड मिड कैप में 2 है, तो इन्होंने हर एक कैटेगरी में 2-2 स्कीम ली है। इससे अच्छा मेरा सुझाव ये होगा कि आप क्या करें कि आप पहले डिसाइड करें कि आपको कितना पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरा टोटल 4 लाख महीने का जा रहा है, मुझे 30% लगभग मुझे लार्ज कैप में लगाना है उदाहरण के रूप में, या 15%, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करें, वो आप लार्ज कैप में एलोकेट करना है। लार्ज कैप में आप एक स्कीम लें, आपको 2-2 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो आप उसको 2 स्कीम कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप 3 या 4 कैटेगरीज में भी अपना अगर पैसा डिवाइड करते हैं, हो सकता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और फिर आप इंटरनेशनल फंड या कुछ और लेना चाह रहे हैं, ये सब करते हुए भी मैक्सिमम आपके पास 8 से 10 स्कीम अगर होती है तो आपका काम पूरा हो जाता है। 16 स्कीम बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसकी दिक्कतें क्या आएगी आपको ये बताता हूं मैं। पहले तो आपको 16 स्कीम बाय इटसेल्फ आपको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है। कोई भी आपके अगर बैंक अकाउंट चेंजेस होते हैं, मान लीजिए आपने आगे जाते हुए बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, तो 16 फंड हाउसेज में या 16 स्कीम्स में आपको अपनी बैंक अकाउंट अपडेट करनी है फॉर SIP, और रिडेम्पशन के लिए भी आपको 16 स्कीम्स में आपको अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट करना है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, तो आपके जो नॉमिनी है या लीगल एयर्स हैं, उन्हें 16 फंड हाउसेस से अपने पैसे वापस लेने, और 16 फंड हाउसेस के लिए उनको अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना। चलो ये सारी चीज हम कर भी लें, लेकिन इसके सामने क्या 16 स्कीम लेने की वजह से आपको कुछ एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, या बेटर रिटर्न्स मिल रहा है, या रिस्क लो हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है 8 से 10 स्कीम तक रखें। और मान लीजिए 10 स्कीम भी करते हैं और एक स्कीम में आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपका 4 लाख रुपए लग जाता है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं विथ रीजन, कि आपको इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करें, उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इनिशियली आपकी जो स्कीम्स है उन्हीं में से 10 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप 16 हैं, तो मैं पहला पड़ाव ये है कि हम उसे 10 स्कीम तक तो लाएं कम से कम। तो कौन सी स्कीम्स आप रख सकते हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इडिलविज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन मल्टी एसेट फंड, जियो आर्बिट्राज फंड,
फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल एक्टिव मोमेंटम एंड एसबीआई गोल्ड फंड। अगर आप इतना भी रखते हैं तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एसेट क्लासेस, सारा आपका पूरा हो जाता है। बाकी की स्कीम्स आप रिडीम करें और इन्हीं में वापस री इन्वेस्ट कर दे तो आगे जाते हुए कंसोलिडेट आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ओके, सो 16 से आप 10 स्कीम पर ले आए हैं। आपका कहना है कि थोड़ा सा इसको जो है कंपाइल, मतलब बहुत ज़्यादा बिखराव है, इसको आपने थोड़ा सा कंपाइल करते हुए शॉर्टन किया है। लेकिन एक बात आपने कहा था कि देखिए, इससे अगर अमित को लग रहा है कि रिस्क जो है वो कम होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो हमेशा हर्ष ये दिमाग में रहता है ना, ज़्यादा स्कीम मतलब ज़्यादा रिटर्न, कम स्कीम मतलब कम रिटर्न, और अमाउंट भी बड़ा है, 4 लाख है तो क्यों नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा रिटर्न अर्न कर पाऊंगी ना, मैं क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूं 8 स्कीम्स या 10 स्कीम में। तो प्रियंका अगर हम देखेंगे ना, तो देखिए आप कोई भी एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने इन्होंने एक लार्ज कैप फंड ले रखा, 2 लार्ज कैप फंड एक उदाहरण के रूप में, आप एक स्कीम में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्कीम करीबन 40 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है। तो मान लीजिए इन्होंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले रखा, दैट स्कीम इज इन्वेस्टिंग इनटू अप्रोक्सीमेटली 50 कंपनीज एक उदाहरण के रूप में। दूसरा उन्होंने लिया जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, वो भी स्कीम मान लीजिए 40-50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप बॉटम लाइन देखेंगे, पोर्टफोलियो ओवरलैप को रन करेंगे, हो सकता है कि दोनों स्कीम्स उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर तब उतनी उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है जिनमें दूसरे वाले ने कर रखा है। तो आप मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स आप पराग पारी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं या जियो फ्लेक्सी कैप के थ्रू कर रहे हैं, आपको कुछ एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है या एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली आपके पैसे कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहे हैं और पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। 16 स्कीम्स हैं, पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा होगा, हमने वो रन नहीं किया है क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम उसको पोर्टफोलियो ओवरलैप को रन करके देख सकें। लेकिन बिना देखे मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप होगा। तो अल्टीमेटली फायदा क्या हो रहा है? सो आई सेड कि अगर मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं, अगर उसके सामने मुझे रिवॉर्ड या कोई फायदा मिल रहा हूँ, अगर इतना डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद कुछ फायदा एडिशनली नहीं मिलने वाला, तो सभी दर्शकों को ये कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जस्ट बिकॉज करीबन 50 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 50 फंड हाउसेज हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं 50 फंड हाउस को अलग अलग पैसे डिवाइड करके दूं। आपको सिलेक्ट करना है, आपको अल्टीमेटली क्या जरूरत है, आपको 12 से 14% रिटर्न मिले। अगर ये मुझे 5 स्कीम भी दे रही है और 15 स्कीम भी वही काम कर रही है, तो फिर मैं 15 स्कीम क्यों लूं? ओके, सो मेले में मत गुम हो जाइए, अपने हिसाब से आपको लेना है, और कंसोलिडेशन जो है वो राइट रहेगा। ज़्यादा स्कीम, ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा पेपर वर्क। ओके, ऑलराइट, चलिए।